जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी लो है लीज, देन उसके बाद सेक्शन 105 से 117 में लीज आ गया, उसके बाद 118 से 121 तक एक्सचेंज, 122 से 29 तक गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम 130 137, उसके बाद ईजमेंट एक्ट। ये हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक पक्का करें, इसको भी लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों लीज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूंगा कि हमें पता है कि टीपीए जो है वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर से डील करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये सेल से डील करता है, ये मॉर्गेज से डील करता है, ये गिफ्ट से डील करता है, ये एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने से डील करता है, ये लीज से भी डील करता है। तो बच्चों जैसे सेल में हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। मॉर्गेज में हम प्रॉपर्टी में लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी का। गिफ्ट में हम प्रॉपर्टी बिना किसी कंसीडरेशन के ट्रांसफर करते हैं। एक्शनेबल क्लेम में भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। लीज में हम क्या ट्रांसफर करते हैं वो सेक्शन 105 बताता है। लीज में हम प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की राइट को ट्रांसफर करते हैं। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, आप लिखोगे सारी बातें कि सेल में क्या है, मॉर्गेज में क्या है और लीज में क्या है। तो सबसे पहले आगे आता है हमारा मीनिंग। लीज का मीनिंग क्या है? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीज? सेक्शन 105 मीनिंग बताते हैं हमें। 105 में साफ-साफ लिखा हुआ है कि लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जो लीज के प्रोविजंस है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, मूवेबल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। तो व्हाट इज लीज? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ एंजॉयमेंट। क्या ट्रांसफर करते हैं लीज में? राइट ऑफ एंजॉयमेंट को हम ट्रांसफर करते हैं। इन द लीज वी ट्रांसफर द राइट ऑफ एंजॉयमेंट। किसकी एंजॉयमेंट? ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं उसको एंजॉय करने के राइट को हम लीज के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। सेक्शन 105 यही बोलता है। इसमें लीज में होता है क्या बच्चों? इसमें दो पार्टीज होती हैं बेसिकली। इस लीज में दो पार्टीज होती हैं। एक वो जो अपनी प्रॉपर्टी में को एंजॉय करने के राइट को ट्रांसफर करती है, एक वो जिसको राइट ट्रांसफर किया जाता है। लीज में क्या होता है? लीज में दो पार्टीज आती है बेसिकली, एक लेजर और एक लेजी। जो लेजर वो है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा, सॉरी, राइट ऑफ एंजॉयमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। और लेसी वो है जिसको राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है। तो ये लीज की पार्टीज है। अब लीज के एसेंशियल्स देख लेते हैं। लीज के एसेंशियल्स क्या होते हैं? आई होप आपको लीज समझा रहा होगा। लीज इज सिंपल ट्रांसफर ऑफ द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये लीज होती है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं मैं लीज की, तो सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट है पार्टीज को लेके। तो इन द लीज देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन इज लेजर, अदर वन इज लेसी। दो पार्टीज होती हैं। लेजर वो है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, और लेसी वो है जिसको ये राइट एंजॉय राइट ट्रांसफर किया जाता है। बच्चों यहाँ पे आपको बता दूं, लेजर जो पर्सन है और लेसी जो पर्सन है, ये दोनों मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 7 पर कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर, वो दोनों को फुलफिल करनी पड़ेगी। दोनों मस्ट बी साउंड माइंड, दोनों मस्ट बी मेजर, दोनों मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। एंड जो लेसर है, लेसर की बात करूं, ही मस्ट हैव इंटरेस्ट, ही मस्ट हैव अ राइट टू ट्रांसफर द राइट ऑफ एंजॉयमेंट। इसके पास राइट भी होना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, लीज में प्रॉपर्टी देने का। लेसर के पास राइट भी होना चाहिए। मैं साउंड माइंड का भी हूं, मेरा दिमाग भी सही है, सब ठीक है, पर क्या मैं आपकी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता ना। इसका मतलब मैं कब दे सकता हूँ? मैं अपनी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। या अगर मैं कहीं पे लेसी हूँ, मैंने कहीं राइट पे प्रॉपर्टी ली है, तो मैं उसको सब लीज कर सकता हूँ, पर मेरे पास राइट तभी होगा। तो जो लेसर के पास कंपिटेंसी होनी चाहिए और राइट भी होना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। जो लेसर है, सॉरी, जो लेसर है। और लेसी की बात की जाए तो लेसी भी कंपिटेंट होना चाहिए। देखो बच्चों, लेसी माइनर नहीं हो सकता, बात याद रखना, क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेल का केस था तो सेल हम किसी को भी कर सकते हैं, गिफ्ट हम किसी को भी कर सकते हैं। तो बाद जो लीज क्या आती है, दोनों पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। ये सारी बातें आप लिखोगे। पहले एसेंशियल में दो पार्टीज, टू पार्टीज। दूसरा एसेंशियल है डिमाइस। डिमाइस मतलब राइट टू एंजॉय द इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा जो एसेंशियल है लीज का, वो है राइट टू एंजॉय द इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज में क्या होता है, एक पर्सन राइट ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन को कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करे। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग ही लीज होती है, बात याद रखना। दूसरा, राइट टू एंजॉय ट्रांसफर किया जाता है, एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी जाती, केवल पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। लीज के माध्यम से आप केवल पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करते। तीसरा टर्म, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? लीज में एक ड्यूरेशन होती है लीज की प्रॉपर, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 1 साल, पर वो लीज की डीड में वो ड्यूरेशन मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है तो हम उसको परमानेंट लीज भी मान लेते हैं। कौन सी लीज? परमानेंट। परमानेंट मतलब लीज फॉर परपेचुइटी भी उसको मान लिया जाता है। और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन। लीज में कंसीडरेशन भी होती है। देखो, लीज में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक पार्टी राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर कर रही है, दूसरी पार्टी क्या देती है उसके बदले में? कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन क्या होती है? या तो रेंट या तो प्रीमियम। रेंट का मतलब है मंथली जो रेंट दिया जाता है वो रेंट हो गया, और प्रीमियम जो इकट्ठा लमसम में पैसा दे दिया वो प्रीमियम हो गया। तो ये चार एसेंशियल एलिमेंट हमें याद रखने हैं, पार्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टर्म और कंसीडरेशन। इसके बाद बच्चों कभी क्वेश्चन आ जाता है लीज और एग्रीमेंट टू लीज में क्या अंतर है। जैसे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में फर्क पड़ा था, वैसे लीज एंड एग्रीमेंट टू लीज में क्या फर्क है। तो देखो, लीज में क्या होता है, लीज में बेसिकली एक ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। एग्रीमेंट टू लीज में केवल एक एग्रीमेंट होता है कि हम फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी लीज पर देंगे, अभी लीज कभी ट्रांसफर नहीं होती प्रॉपर्टी लीज के जरिए। तो लीज में क्या होता है, सबसे पहले इट क्रिएट्स राइट इन रैम। लीज क्या करती है? राइट इन रैम क्रिएट करती है। राइट इन रैम मतलब राइट अगेंस्ट वर्ल्ड। जब मैंने किसी को प्रॉपर्टी लीज पर दी, जिस बंदे को लीज पे प्रॉपर्टी दी, उसको उस प्रॉपर्टी पे राइट हो गया एज ए लेसी, और अगेंस्ट वर्ल्ड, पूरे संसार अगेंस्ट वो लेसी बन गया, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू लीज देयर इज ओनली एग्रीमेंट, देयर इज नो ट्रांसफर, देयरफॉर इट क्रिएट्स अ राइट इन पर्सनल ओनली। पर्सनल मतलब पर्सनल राइट, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है ये? लेसर। मतलब अगर लीज हुई तो राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, पूरे संसार अगेंस्ट राइट बंदे का बन गया, किसका? लेसी का। पर
एग्रीमेंट टू लीज हुआ तो जो लेसी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है ना लेसी का, बस उसी के अगेंस्ट उसका राइट है, उसके ऊपर केस कर सकता है। कल को उसने एग्रीमेंट नहीं माना और वो कुछ नहीं कर सकता, और संसार के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता, बस पर्सनल राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे राइट क्रिएट होता है। अगर लीज की बात की जाए तो लीज में क्या होती है, इट ऑपरेट्स एज ट्रांसफर। लीजिंग होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। फिर अगर बात की जाता है एग्रीमेंट टू लीज में, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, राइट टू एंजॉयमेंट कोई ट्रांसफर नहीं होता, ये जस्ट एक एग्रीमेंट है, फ्यूचर में कभी ये एग्जिस्टेंस में आएगा। तीसरा है इन केस ऑफ लीज इट एस्टैब्लिशेस लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। जब लीज हो जाती है, प्रॉपर्टी लीज के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप बन जाता है दो पर्सन के बीच, एक लेजर एक लेसी, एक टेनेंट बन जाएगा, एक लैंडलॉर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू लीज हुआ है तो कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं आता, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप नहीं आता। अब बच्चों इसके अलावा जो अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही महत्वपूर्ण, वो है लीज एंड लाइसेंस में क्या फर्क है, और हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है लीज और लाइसेंस में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं लीज और लाइसेंस में डिफरेंस की, तो जो लीज है वो टीपीए का कंसेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कंसेप्ट है, सेक्शन 105 इसको डिफाइन करता है। लेकिन वहीं अगर लाइसेंस की बात करूं तो ये इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा, आज पढ़ेंगे भी, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 का कंसेप्ट है, सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट इसको डिफाइन करता है। तो पहला डिफरेंस तो आपका सेक्शन 105 पे सेक्शन 52 ये टीपीए का है, ये इंडियन ईजमेंट एक्ट का है, ये आप बोल दोगे। दूसरा लीज में क्या होता है, लीज में राइट ऑफ एंजॉयमेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है। इन द लीज ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज देयर, बट इन द लाइसेंस there is only a giving of permission to do an act over an immovable property। लाइसेंस में क्या होता है, एक पर्सन किसी को जस्ट परमिशन देता है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ काम कर सकता है, जस्ट गिविंग ऑफ परमिशन। इसमें गिविंग ऑफ परमिशन होती है, इसमें राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर किया जाता है। बच्चों लीज जो है वो एक प्रोप्रिएटरी राइट है, वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट है, पर लाइसेंस एक पर्सनल राइट है, ये एक पर्सन को परमिशन दी जाती है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर सकता है, ये पर्सनल राइट है। लीज जो है क्योंकि ये प्रोप्रिएटरी राइट है, इसलिए इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ये ट्रांसफरेबल है और ये हेरिटेबल भी है। अर्थात अगर मैंने कहीं से लीज पे प्रॉपर्टी ली है तो मैं उस प्रॉपर्टी को आगे लीज को ट्रांसफर भी कर सकता हूं, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लीगल हियर्स को वो लीज हेरिटेबल भी होगी, वो आगे इनहेरिट भी करेंगे उस लीज को। लेकिन क्योंकि लाइसेंस एक पर्सनल राइट है, एक बंदे का अपना पर्सनल राइट है, और पर्सनल राइट कभी भी इनहेरिट नहीं किए जा सकते, ये पर्सन को मिलते हैं, पर्सन के साथ खत्म हो जाते हैं। तो लाइसेंस ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना इनहेरिट किया जाता है। होप बच्चों को समझ आ रहा होगा। आपने जूरिस्प्रूडेंस में राइट्स के काइंड्स में पढ़ा होगा, पर्सनल राइट और प्रोप्रिएटरी राइट में क्या फर्क होता है। ये हेरिटेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, ये हेरिटेबल ट्रांसफरेबल नहीं होते लाइसेंस। उसके बाद इट कम्स टू एंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जो लीज है वो कैसे खत्म होती है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे लिखा होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम होगा उस दौरान लीज चलेगी, बाद में लीज खत्म हो जाएगी, 10 साल 5 साल जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। पर लाइसेंस जो है वो कभी भी विथड्रॉ किया जा सकता है। जो बंदा लाइसेंस देता है, जो लाइसेंसर होता है, जो गारंटर होता है, वो लाइसेंस को विथड्रॉ भी कर सकता है किसी भी टाइम पर। तो दोनों में डिफरेंस है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि लेजर और लेसी के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। अब दोस्तों अगर मैं राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करूं, लेजर और लेसी के, इनका वर्णन सेक्शन 108 टीपीए में किया गया है। मैं जितनी भी राइट्स एंड ड्यूटीज बताऊंगा स्टूडेंट्स, वो सारी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आपको लाइट हो सकता है यहाँ पढ़ रही हो, आपको समझ ना आ रहा हो, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि जो राइट्स ड्यूटीज हम पढ़ेंगे, इन राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज भी किया जा सकता है। लेजर लेसी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना के अलग राइट्स ड्यूटीज भी फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटीज ऑफ लेजर या फिर ड्यूटीज ऑफ लेजर। लेजर कौन है, जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, उसकी ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले ड्यूटी टू डिस्क्लोज लेटेंट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी व्हिच इज टू बी गिवन इन लीज। एक लेजर की जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर उस प्रॉपर्टी में कोई लेटेंट डिफेक्ट है, एक होता है पेटेंट डिफेक्ट, एक होता है लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट होता है जो हमें आंखों से दिख जाता है, पेटेंट आंखों के सामने दिख रहा है वो डिफेक्ट। एक होता है लेटेंट हिडन डिफेक्ट, छुपा हुआ डिफेक्ट, जो आंखों से नंगी आंखों से नहीं दिखता पर प्रॉपर्टी के अंदर वो डिफेक्ट होता है। तो अगर कोई ऐसा डिफेक्ट प्रॉपर्टी में है तो लेजर को वो बताना पड़ेगा। मान लो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए कि मैंने उसमें गन्ने की खेती करनी है, पर जो प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है उसको पता है ये जो जमीन है वो इतनी अनउपजाऊ है, इतनी ज्यादा बेकार जमीन है कि इसमें गन्ना तो कभी उग ही नहीं सकता। तो वो हिडन डिफेक्ट है, मुझे पता नहीं है, उसे पता है तो उसे मुझे बताना चाहिए। तो सबसे पहले ड्यूटी बनती है लेजर की कि प्रॉपर्टी में कोई हिडन डिफेक्ट है तो वो उसके बारे में बताए। दूसरा ड्यूटी टू गिव पोजेशन। दूसरी ड्यूटी क्या है लेजर की कि वो लेसी को प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे। जब लेजर ने लीज पे प्रॉपर्टी दी तो उसका पोजेशन भी पीसफुली उसको दे। अब आता है लायबिलिटीज ऑफ लेसी। लेसी मतलब जिसको प्रॉपर्टी लीज पर दी जा रही है उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी जो है लायबिलिटीज क्या है। तो बच्चों को आपको लिखा हुआ समझ ना आए तो मेरा बोला हुआ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये अक्षर तो छोटे हैं, मार्केट का से ठीका है, हो सकता है आपको समझ ना आए, पर जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। सबसे पहले ड्यूटी क्या है लेसी की, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट। जैसे लेजर की ड्यूटी थी कि फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे, वैसे ही लेसी की भी ड्यूटी है कि अगर उसे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई फैक्ट पता है तो उसको वो डिस्क्लोज करे। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो लेसी को पता है कि वहां पर उस जमीन में गोल्ड माइन है और उसने वो प्रॉपर्टी लीज पर ली, उसने बताया नहीं, तो उसने क्या किया, फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। अगर वो ऐसा करता है ना तो इससे लेसी का कोई केस नहीं हो जाएगा, कोई लीज खत्म नहीं हो जाएगी। बस ये है कि जो लेजर है वो कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए केस कर सकता है कि भाई मुझे नुकसान हो गया, मेरी प्रॉपर्टी में गोल्ड माइन थी, मुझे पता नहीं बताया नहीं, और कम पैसों में मुझसे प्रॉपर्टी लीज पे ले ली, मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए या मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। यस, वो कंपनसेशन मांग सकता है, पर उसे मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो ये ड्यूटी वैसे बनती है, मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि उसे पता है किसको, जो प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा है लेसी, और उसको पता है प्रॉपर्टी में कोई पर्टिकुलर फैक्ट उसको पता है प्रॉपर्टी का, तो वो बताए। दूसरा क्या ड्यूटी लेसी की, लेसी कौन, जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही है, ड्यूटी टू पे रेंट, रेंट पे करे वो जो प्रॉपर्टी उसने ली उसका, या प्रीमियम पे करे। तीसरा ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। अब लेसी जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसकी ड्यूटी बनता है उसको मेंटेन भी करे। ड्यूटी
टू मेंटेन द प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी उसको मिली है उसका रख रखाव करे, वो प्रॉपर्टी वो यूज कर रहा है उसको अपनी प्रॉपर्टी माने और उसके लिए काम करे। ड्यूटी टू यूज द प्रॉपर्टी रीजनेबली, ये भी है कि ड्यूटी है उसकी कि प्रॉपर्टी को रीजनेबली यूज करे, अपना समझ के यूज करे, ऐसे ना प्रॉपर्टी को यूज करे कि वो प्रॉपर्टी का मिस यूज करे, नो ऐसा ना करे वो कौन लेसी। देन ड्यूटी नॉट टू इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर, ये भी ड्यूटी है लेसी की कि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ना बनाए और कल को बोले कि मैंने पैसे खर्चे हैं और मुझे ये प्रॉपर्टी दी जाए या मुझे इतने पैसे दिए जाए, तो ऐसे डिस्प्यूट पैदा ना हो उससे पहले बोल दिया उसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ना बनाए। ड्यूटी टू रीस्टोर पोजेशन, क्या ड्यूटी है लेसी की, जब लीज खत्म हो जाए तो वो पोजेशन को रीस्टोर वापस करे, किसको, लेजर को। जब लीज का टर्म है 5 साल 10 साल, जब वो टर्म खत्म हो गया तो उसकी ड्यूटी बनती है कि अब वो क्या करे, अब वो लीज का जो लीज पे प्रॉपर्टी उसने ली है वो वापस कर दे किसको, जिससे उसने प्रॉपर्टी ली है उसको। अब हम पढ़ रहे हैं राइट ऑफ लेजी, जो लेजी है जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है लीज पर, उसके राइट्स क्या क्या है। सबसे पहला राइट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब कुछ बड़ा होगा, जो बड़ा हुआ होता है प्रॉपर्टी में, वो लेने का राइट किसका है, लेजी का। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली और बाद में वो प्रॉपर्टी जो समुद्र के किनारे है, समुद्र में सुनामी आती है, प्रॉपर्टी बह के चली जाती है, पर हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, वो समुद्र का पानी पीछे हो गया। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी जो कम ली थी मैंने और ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़कर मुझे मिलने लग पड़ी, तो जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो लेसी की होगी। तो जो भी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी से कैसे भी हो रही है, उसके ऊपर राइट किसका होगा, लेसी का। अगला है राइट टू अवॉइड लीज ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लेसी का राइट बनता है कि वो लीज को खत्म भी कर सकता है अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस पर्पस के लिए उसने प्रॉपर्टी ली है अगर वो पर्पस ही पूरा नहीं हो पा रहा है, जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो लीज को कैंसिल कर सकता है। लेकिन बच्चों मैंने पहले बोला कि जितने भी राइट्स ड्यूटीज है ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लो लेजर ने पहले उसे बोल दिया होगा कल को तू लीज कैंसिल नहीं कर पाएगा प्रॉपर्टी में, चाहे डिस्ट्रक्शन हो जो मर्जी हो, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, फिर तो उसको वो प्रॉपर्टी लीज पे लेनी ही पड़ेगी, वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। पर जनरली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो अगर लीज ये जो प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो लेजी के पास राइट है वो लीज को खत्म कर सकता है। राइट टू डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मान लो लेजी ने प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ रिपेयर करी जो उसकी ड्यूटी नहीं थी, तो उसने रिपेयर करी, पैसा खर्चा, तो उसकी अब राइट है कि जो लीज का वो रेंट पे करता है उसमें वो अपना पैसा डिडक्ट कर ले। मैंने प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है, मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर रंग करवाया, रोगन करवाया, अच्छे से खर्चा किया, तो मैं अभी अपने पैसे काट लूंगा। राइट टू डिडक्ट द आउटगोइंग्स, आउटगोइंग्स का मतलब होता है बेसिकली जो रिवेन्यू या कोई टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ना। तो अगर मान लो लेजी जो है वो लेजी के बिहाफ में प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स पे करता है, रिवेन्यू पे करता है, तो उसका राइट है कि कल को जो लीज जो पैसा जो रेंट दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है, उसमें से वो उतना पैसा काट ले अपना। राइट टू रिमूव फिक्सचर, इसका मतलब क्या है कि लेजी ने जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई तंबू लगाया है, कुछ भी बनाया प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका राइट है उसको रिमूव कर सकता है जब लीज खत्म हो जाएगी। राइट टू हैव बेनिफिट्स फ्रॉम क्रॉप्स, अगर लेजी ने कोई क्रॉप्स लगाई है, कोई फसल लगाई है और फसल आज लगाते हैं 6 महीने के बाद रोकती है ना, तो लीज मान लो इस बीच खत्म हो जाती है, तो लेसी के पास पूरा राइट है वो जाए और जाकर अपनी जो फसल है उसको उस प्रॉपर्टी से निकाल सके, उसे लेसर रोक नहीं सकता। अब बच्चों अगर मैं बात करूं लेसर की राइट की, मैं यहाँ पे लेसर की राइट लिखी नहीं हुई है ना, लेसर के जो राइट है वो ऐसे बेसिकली सेक्शन 108 में दिए नहीं है। किसकी राइट, लेसर जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है उसके राइट यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि राइट और ड्यूटी दोनों आपस में एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होती हैं, एक हेड है दूसरा टेल है। तो लेजर के राइट सारे वो होंगे जो लेसी की ड्यूटीज है, जो लेसी की ड्यूटीज हमने यहाँ पे पढ़ी सारी ये सारे लेजर के राइट बन जाएंगे। तो जल्दी आप यहाँ लिख दोगे कि ऑल द ड्यूटीज दैट लेसी हैज वुड बी द राइट्स ऑफ द लेजर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग लास्ट और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज या टर्मिनेशन ऑफ लीज। लीज खत्म कैसे होती है, टर्मिनेट कैसे होती है, डिटरमाइन कैसे होती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि लीज खत्म कैसे होती है, टर्मिनेट कैसे होती है, जिसके बारे में सेक्शन 111 में बताया गया है। तो मेरे दोस्तों कुछ एक मोड्स हैं जिसके जरिए लीज टर्मिनेट हो सकती है। सबसे पहला है बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि जितने टाइम के लिए लीज बनाई गई थी अगर वो टाइम खत्म हो गया तो लीज भी खत्म हो जाएगी। एक साल की लीज पे प्रॉपर्टी दी थी, एक साल खत्म हुआ, लीज भी खत्म हो जाएगी। दूसरा है बाय हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। अगर मान लो जो लीज बनाई गई थी, लीज पे प्रॉपर्टी दी गई थी, वो उस पर शर्त लगाई गई थी कि अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट होगा, कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा, तो उस इवेंट के होने पर लीज खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही वो इवेंट होता है लीज खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मान लो ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी देता है लीज पर और बोलता है कि तुझे प्रॉपर्टी लीज पर तब तक मिलेगी जब तक सी जीवित है, जब तक सी जीवित है, और जैसे ही सी मरेगा लीज खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही सी मरा एक इवेंट हैपन हुआ, लीज खत्म हो जाएगी। तीसरा है टर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट। लेजर कौन है, जो लीज पे प्रॉपर्टी देता है, अगर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया प्रॉपर्टी में तो लीज भी खत्म हो जाएगी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ए जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसने प्रॉपर्टी लीज पे किसको दी है, बी को उसने प्रॉपर्टी लीज पर दे दी है। अब बी को उसने प्रॉपर्टी लीज पर दी तो बी ने क्या किया, बी ने आगे सी को प्रॉपर्टी लीज पर दे दी। ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पर दी थी और बी ने आगे सी को प्रॉपर्टी लीज पर दे दी। हमें पता है हम सब लीज कर सकते हैं, ये अलाउड है। और बी ने जब सी को वही प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं हूं, इतना बड़ा घर है, मैंने लीज पे लिया हुआ है, घर मुझे बड़ा लगा, उसका मैंने एक पोर्शन किसी को किराए पर दे दिया, मैं खुद किराएदार हूं, मैंने आगे किराएदार बैठा लिया अपने घर में जो मैंने लीज पे प्रॉपर्टी ली थी। अब मान लो कल को जब जो ए ने बी को लीज दी थी, जब ए के जरिए दी हुई बी को जो लीज है वो खत्म हो जाएगी तो बी का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो जो सी की लीज है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पर दी, उस प्रॉपर्टी को बी ने सी को सब लीज कर दिया। जब बी ने सी को सब लीज किया तो बी क्या बन गया, लेसर बन गया, है ना। लेसर वो होता है जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है, और सी क्या बन गया, लेसी बन गया। अब यहाँ पे
जब पहले वाली लीज खत्म हुई जो ए और बी के बीच थी, तो इसका मतलब लेसर का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में खत्म हो गया। जब लेसर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में खत्म हुआ तो लीज अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट बोलता है। तीसरा है भाई मर्जर। मर्जर मतलब आपस में मिल जाना। इसका मतलब क्या है, जब एक प्रॉपर्टी किसी को लीज पर दी गई हो, जिसको प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है, अगर वो प्रॉपर्टी का बाद में ओनर बन जाए, ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पर दी, बी अभी लेसी है, उसे प्रॉपर्टी लीज पर मिली हुई है, बाद में क्या हुआ, ए ने बी को सेम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, सेम प्रॉपर्टी, अब बी क्या बन गया, उसी प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। पहले वो लेसी था, वो ओनर बन गया। तो इसका मतलब दो इंटरेस्ट मर्ज हो गए। कौन से इंटरेस्ट, पहले वो टेनेंट था, अब वो मालिक बन गया। तो एक पर्सन टेनेंट भी होगा, मालिक भी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो पर्सन ओनर बन गया तो लीज खत्म हो जाएगी। अगला है भाई एक्सप्रेस सरेंडर। एक्सप्रेस सरेंडर का मतलब क्या है, जो लेसी है जिसको प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है, अगर वो एक्सप्रेसली बोले कि मुझे अब प्रॉपर्टी लीज पे नहीं चाहिए और वो सरेंडर कर दे, तो उस टाइम पे लीज खत्म हो जाएगी। तो अगला है बाय इंप्लाइड सरेंडर। इंप्लाइड सरेंडर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा किया, इंप्लाइडली शो हुआ कि लीज खत्म होगी। कैसे, मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पर दी थी, अभी लीज चली हुई थी, ए ने सेम प्रॉपर्टी फिर से बी को लीज पर दे दी, नई लीज बना दी। जो प्रॉपर्टी लीज पर बी को दी थी, उसी प्रॉपर्टी की द्वारा से बी को लीज बना दी, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया लीज का, तो नई लीज शुरू होगी। पहले वाली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। दोनों वर्ड याद रखने हैं, टर्मिनेशन भी, डिटरमाइन भी, कैंसिलेशन भी। ठीक है, तो बच्चों की बात ध्यान से आपने समझनी है कि इंप्लाइड सरेंडर में इसका एग्जांपल, इंप्लाइड सरेंडर में क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्रिएशन ऑफ न्यू लीज। अगर सेम प्रॉपर्टी की द्वारा से लीज बना दी जाती है, क्रिएशन ऑफ न्यू लीज, सेम प्रॉपर्टी की द्वारा से लीज बना दी जाती है, तो पुरानी वाली लीज क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अगला बाय फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त करना। कभी कभी लीज जो दी जाती है प्रॉपर्टी लीज, उसको जब्त कर दिया जाता है, वापस रिवर्ट बैक मंगवा ली, मांग ली जाते हैं। क्यों क्यों, कुछ कारणों की वजह से। फॉर फ्यूचर, जैसे मान लो जो लेसी है जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है, उसने मान लो किसी कंडीशन का वायलेशन किया, उसने मान लो कुछ इलीगल काम प्रॉपर्टी पे किया, तो ऐसे काम होंगे तो लीज अपने आप जब्त हो जाएगी, लीज कैंसिल हो जाएगी। लास्ट है बाय नोटिस। इसके बारे में सेक्शन 106 बताता है हमें, टीपीए का है ना, 106 सेक्शन नोटिस बारे में बताता है। कभी कभी हम लीज नोटिस देके भी खत्म कर सकते हैं। अगर ध्यान सुना, बात मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर्टी लीज पर दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, कौन से पर्पस है, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा 6 मंथ का, अगर आप लीज को खत्म करना चाहते हो तो। और अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है और किस पर्पस के लिए दी है, अदर देन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो आप 15 दिन का नोटिस देकर लीज को खत्म कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब लीज हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अब हम देखेंगे एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर अब मैं एक्सचेंज की बात करूं तो सेक्शन 118 से लेकर 121 तक के प्रोविजन एक्सचेंज से डील करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप यही लिखोगे कि हमें पता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेल की ट्रांसफर, सेल की ट्रांजैक्शन, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, इन सभी के बारे में बताया हुआ है। तो एक्सचेंज एक ऐसा ट्रांसफर प्रॉपर्टी है जिसमें एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप देता है और दूसरा पर्सन किसी दूसरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक्सचेंज में देता है। लीजिंग, देखो सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है, एक पर्सन प्रॉपर्टी की ओनरशिप देता है, दूसरा पर्सन पैसे देता है, प्राइस देता है। गिफ्ट में क्या होता है, एक पर्सन प्रॉपर्टी की ओनरशिप देता है, रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिलता। लीज में क्या होता है, लीज में क्या होता है, लीज में एक पर्सन प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के राइट को ट्रांसफर करता है और उसके बदले में रेंट या प्रीमियम मिलता है। मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेज में एक पर्सन क्या करता है, प्रॉपर्टी के किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है। लेकिन एक्सचेंज के केस में एक पर्सन प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर करता है और बदले में प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसको मिलती है। ये सारी बातें आप लिखोगे। अगर मैं मीनिंग और डेफिनेशन की बात करूं एक्सचेंज के, तो सेक्शन 118 में इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू पर्संस, जब दो पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं, म्यूचुअली मतलब दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग। जब दो लोग दोनों आपस में म्यूचुअली ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को किसी प्रॉपर्टी की, तो उसको एक्सचेंज बोला जाता है। बच्चों बात याद रखना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना, वो मूवेबल भी हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकती है। सेल में क्या था, प्रॉपर्टी इमूवेबल थी। लीज में क्या था, प्रॉपर्टी इमूवेबल थी। मॉर्गेज में क्या था, प्रॉपर्टी इमूवेबल थी। इसमें एक्सचेंज में प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी लैंड किसी को दी और उसके बदले में किसी ने मुझे बहुत सारा खाना दिया, खाना मतलब अनाज दिया, गेहूं, मक्की, ये सब कुछ दिया, तो ये एक्सचेंज ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ इसेंशियल्स देख लेते हैं, एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले दो पार्टीज, एक्सचेंज में दो पार्टीज होती हैं, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होती है। कोई पार्टी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे लीज में लेजर लेसी होता था, जैसे मॉर्गेज में मॉर्गेजर मॉर्गेजी होता था। तो एक्सचेंज में एक्सचेंजर एक्सचेंजी नाम का कुछ नहीं है, बस ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो पार्टीज होती हैं। दूसरा, दोनों पार्टीज क्या करती हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक पार्टी ओनरशिप ट्रांसफर करती है प्रॉपर्टी की और बदले में उसको भी ओनरशिप मिलती है प्रॉपर्टी की, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तीसरा क्या है, प्रॉपर्टी नीड नॉट बी इमूवेबल। प्रॉपर्टी का इमूवेबल होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है। मैंने आपको भी बताया एग्जांपल कि मैं किसी को लैंड देता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी देता हूं, बदले में कोई मुझे बहुत सारा खाना, अनाज, गेहूं, ये सब कुछ देता है, वो मुझे मूवेबल दे रहा है, मैं इमूवेबल दे रहा हूं, प्रॉपर्टी, ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ही मानी जाएगी। अगला आता है एक्सचेंज इंक्लूड्स द बार्टर। बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब जब हम वस्तुओं को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी एक्सचेंज माना जाएगा। अगर मैं कोई वस्तु, कोई मूवेबल किसी को देता हूं और कोई मुझे मूवेबल ही दे रहा है, तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। मैंने किसी को गेहूं दिया, किसी ने मुझे मक्की दी, तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। कौन सा ट्रांसफर, एक्सचेंज, ये भी एक्सचेंज ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सचेंज इंक्लूड्स द बार्टर। बार्टर BARTER मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, तो एक्सचेंज में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है बच्चों, ध्यान सुनना। जैसे सेल के केस में हम लोग
प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। जो सेल के केस में मोड ऑफ ट्रांसफर होता है वही एक्सचेंज के केस में होता है। सेल में क्या होता है, सेल में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, 100 से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती। वही फंडा यहाँ पे है, जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो ले रहे हो अगर वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एक्सचेंज डीड बनानी पड़ेगी। अगर 100 रुपए से कम वैल्यू है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन से काम हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ जा रहे, अगर प्रॉपर्टी आपकी केवल मूवेबल है, ये मूवेबल नहीं, मूवेबल दे रहे हो मूवेबल ले रहे हो तो आपको केवल डिलीवरी ऑफ पोजेशन करना पड़ेगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो, इमूवेबल दे रहे हो और 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू है या 100 रुपए वैल्यू है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, 100 से कम है तो कंपलसरी नहीं है। पर अगर आप प्रॉपर्टी मूवेबल ही ले रहे हो, मूवेबल ही दे रहे हो, एक्सचेंज केवल मूवेबल का हो रहा है तो चाहे वैल्यू जो मर्जी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन काफी है। अब आगे आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब जो एक्सचेंज और जो एक्सचेंज में ट्रांसफर है उनकी राइट्स ड्यूटीज क्या है। तो सेक्शन 120 क्या बोलता है कि इनकी राइट्स ड्यूटीज बिल्कुल वैसी होंगी जैसे सेलर और बायर की होती हैं। मतलब जो हमने सेलर बायर की राइट्स ड्यूटीज पढ़ी थी बिफोर सेल आफ्टर सेल, वही आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखें। साथ में दोस्तों वीडियो अगर समझ आ रही हो तो प्लीज 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 लाइक कर दें, अभी लाइक दे दें, अभी लाइक कर दें। मैं 2 मिनट 1 मिनट 1 सेकंड आप वेट करता हूँ, लाइक अभी कर दें। कर दिया, पहले लाइक करें उसके बाद चलो आगे, प्लीज पे लाइक करें। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा तो प्लीज विनम्र प्रार्थना है आपके, आप मुझसे बड़े हैं तो आपके बच्चे की विनम्र प्रार्थना है, मुझसे छोटे तो आपके गुरु की विनम्र प्रार्थना है। गुरु तो मैं आपका हूँ ही, जो पढ़ाता है वो गुरु होता है, तो बड़े छोटे की बात भी नहीं है। प्लीज लाइक कर दें, अभी कर दें लाइक है ना। अगला एक्सचेंज ऑफ मनी, सेक्शन 121 क्या बोलता है कि अगर आप मनी को एक्सचेंज कर रहे हो, बच्चों देखो हम अगर किसी को पैसे देते हैं, मैंने किसी को 1000 रुपया नोट दिया, अब तो 1000 रुपया नोटबंदी हो गया, 2000 का नोट दिया और उसने बदले मुझे 20 नोट जो है वो 100 रुपए के दिए है ना, तो ये भी एक्सचेंज है। मैंने किसको पैसे दिए छुट्टे लिए, ये भी एक्सचेंज है। तो सेक्शन 121 बोलता है अगर मनी देते हैं, किसी को मनी लेते हैं तो यहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो मनी दी जा रही है, जो मनी ली जा रही है वो जेन्युइन है, दोनों मनी जेन्युइन है, नकली मनी कोई नहीं है, कोई फ्रॉडी मनी नहीं है, कोई झूठी मतलब जाली नोट नहीं है कोई, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सचेंज भी खत्म हो जाता है। अब हम फटाफट गिफ्ट के प्रोविजन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं गिफ्ट की बात करूँ तो गिफ्ट के प्रोविजन सेक्शन 122 से लेकर 129 तक दिए गए हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 से 129 तक के प्रोविजन गिफ्ट के दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा सबसे पहले। तो बच्चों देखो हमें पता है कि एक होता है सेल, सेल में क्या होता है एक पर्सन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑनरशिप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्राइस मिलता है। एक होता है हमारा लीज जिसमें एक पर्सन राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर करता है और बदले में उसको रेंट या प्रीमियम मिलता है। एक होती है मॉर्गेज जिसमें एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है किसी को और बदले में वो लोन मिलता है उसको। तो गिफ्ट में क्या होता है एक पर्सन प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करता है और बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलता, नो कंसिडरेशन इन रिटर्न इन द केस ऑफ गिफ्ट। ये सारी बात आप इसमें लिखोगे, इंट्रोडक्शन में लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे कि जो गिफ्ट है, जो गिफ्ट के प्रोविजन है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है टीपी के अंदर, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती थी, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती थी, एक्सचेंज मूवेबल इमूवेबल दोनों का होता था। वैसे गिफ्ट भी दोनों का ही बनाया जा सकता है। अगर मीनिंग की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं तो सेक्शन 122 में इसका मीनिंग और डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 122 बोलता है कि गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट में क्या होता है एक पर्सन मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है, वॉलंटरीली अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर करता है वो प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन, बिना किसी पैसे के बिना किसी कंसीडरेशन के ट्रांसफर करता है बाय वन पर्सन। जो ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं डोनर, बाय वन पर्सन कॉल्ड डोनर टू अनदर पर्सन, जिसको किया जाता है ट्रांसफर उसको क्या बोलते हैं कॉल्ड डोनी। एंड गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय द डोनी और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। सेक्शन 122 में सब कुछ बता दिया। 122 में साफ साफ बोला गया कि गिफ्ट में एक पर्सन प्रॉपर्टी की ओनरशिप मूवेबल या इमूवेबल की दूसरे को ट्रांसफर करता है जिसको डोनी बोला जाता है, और जो ट्रांसफर कर रहा है उसको डोनर बोला जाता है। और उस गिफ्ट को या तो डोनी खुद या डोनी के बिहाफ में कोई और पर्सन एक्सेप्ट करता है। बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया कि गिफ्ट डोनी के बिहाफ में कोई और भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये कब होगा जब डोनी आपका माइनर होगा, जो डोनी आपका माइनर होगा या पागल होगा, अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा, मतलब जो डोनी आपका इनकॉम्पिटेंट होगा, डोनी के बिहाफ में गिफ्ट को स्वीकार करेगा कोई और पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी। तो इसको पढ़ के डेफिनेशन को काफी चीजें क्लियर हो गई, एसेंशियल भी क्लियर हो गए और पार्टीज भी। तो पार्टीज की बात करूं मैं तो पार्टीज कौन कौन सी है, एक डोनर है एक डोनी है। डोनर वो है जो गिफ्ट देता है, डोनी वो है जिसको गिफ्ट किया जाता है प्रॉपर्टी। अब डोनर की बात की जाए तो डोनर जो गिफ्ट कर रहा है बच्चों ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू गिव द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड। आपने यहाँ पे सेक्शन 7 याद कर लेना टीपीए का। टीपीए का सेक्शन 7 बोलता है ना कि ट्रांसफरर कौन हो सकता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफरर। तो वही यहाँ पे है कि डोनर वही हो सकता है जो साउंड माइंड का हो, मेजर हो और डिस्क्वालीफाइड नहीं हो बाय एनी अदर लॉ। साथ ही साथ जो डोनर है वो एंटाइटल्ड भी होना चाहिए प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए। अब मैं हूँ, मैं ठीक